जिस दिन हिंसा भड़की है उस दिन की वीडियो है सत्यम के ऑफिस की। जिनसे पूछताछ हो रही है, जो बैठे हैं वो सत्यम है, उनके साथ साथी कात्यायनी सिन्हा है। दो लोगों के ऊपर एनएसए इन्वोक कर दिया जाता है और एनएसए इन्वोक करने के पीछे सत्यम वर्मा और आकृति चौधरी, जैसा कि अभी साथी चिरांशु ने भी बताया, सत्यम एक जाने माने बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने भगत सिंह और उनके तमाम साथियों के लेखों का संपादन किया है और अलग अलग अखबार न्यूज चैनल्स के लिए जर्नलिज्म का भी काम करते रहे। पत्रकार रहे, एक सीनियर पत्रकार हैं, 60 साल से अधिक उनकी उम्र है। उनके ऊपर पुलिस एनएसए लगाती है और ये क्लेम करती है कि वो 10, 11 और 13 तारीख को नोएडा में मौजूद थे, जबकि सत्यम पिछले 10-12 सालों से नोएडा गए ही नहीं। हम आपको 9, 10, 11, 13 तारीख की सत्यम की वीडियो, जो लखनऊ में वो अपने ऑफिस पे होते हैं, वो तमाम वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं, जिसमें आप गौर करिएगा 11 तारीख और 13 तारीख को पुलिस 11 तारीख को उनके घर पे आती है, उनसे पूछताछ करने उनके ऑफिस पे आती है। 13 तारीख को वो लखनऊ के हसनगंज थाने में बैठे होते हैं, जहां पुलिस उनके मोबाइल फोन जब्त करती है, पूरे दिन उनको बिठा के रखती है और उनसे पूछताछ किया जाता है। इसके बावजूद एनएसए लगाए जाने के पीछे उनके ऊपर पुलिस ये क्लेम कर रही है कि वो नोएडा में मौजूद थे और नोएडा में हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे। और इस दावे के पीछे पुलिस कोई वीडियो एविडेंस, कोई फोटोग्राफ, कोई कुछ भी सबूत पेश करने का भार उनके ऊपर है ही नहीं। वो बस ये स्टेटमेंट रिलीज करते हैं कि सत्यम नोएडा में मौजूद थे। अब आप खुद वो वीडियोस देखिए, उनके ऑफिस, उनके घर के सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। इसके अलावा पुलिस ने ये दावा किया है कि वो मजदूर बिगुल अखबार के लिए लिखते थे और वो ऐसा लेखन करते थे जिससे मजदूर जिसको पढ़ के भड़क जाए और उसके बाद हिंसा कर दे। मतलब ये कितना हास्यास्पद है कि आप मजदूर बिगुल अखबार, जो एक रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, उसमें लिखने की वजह से आपको इतना डर है कि आप मजदूरों को भड़क जाए, मजदूर हिंसा करने के लिए मजबूर हो जाए। और आपको आज से पहले ये बात ही नहीं पता थी। मजदूर बिगुल अखबार दशकों से लिखा जा रहा है, उसमें अलग अलग लोग देश भर से लिखते हैं, आपको ये बात नहीं पता थी और आज आपको ये याद आया है कि मजदूर बिगुल के लिए लिखने वाले लोग आज हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, पुलिस पूरे अपनी जांच पड़ताल में, पूरी अपनी छानबीन में ये बता रही है हमने लोगों के कॉल डिटेल्स, लोगों के लोकेशन एक्सेस किए और सब नोएडा में पाए गए। आकृति के मसले में, जो कि गई थी नोएडा 11 तारीख को, पुलिस ने बताया कि उनका लोकेशन नोएडा का है। लेकिन सत्यम के केस में पुलिस ने अब तक उनके लोकेशन डिटेल्स शेयर ही नहीं किए। वो नहीं बता रही है सत्यम की लोकेशंस कहां की हैं इन पूरे दौरान की, लेकिन वो ये दावे कर रही है कि सत्यम नोएडा में मौजूद थे। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता है, सत्यम के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि उनके अकाउंट में 2,59,00,000 कुछ रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए। लेकिन ये ट्रांजैक्शंस कब के हैं, ये ट्रांजैक्शंस कितने दिनों के हैं, यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। ये जो 2,59,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन है, वो पिछले 20 सालों के ट्रांजैक्शंस हैं जो उनके अकाउंट में है। अगर आप हर महीने का भी जोड़ें तो 1,00,000
बनेगा। और अगर आप इस ट्रांजैक्शन के दम पे, ये कहां से कानूनी होता है कि अगर आपको सत्यम के ट्रांजैक्शंस पे कुछ हेर फेर लग रही है तो आप उनके ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड का केस करते, लेकिन आपने उनके ऊपर यह कारण बताते हुए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका जैसा एक दमनकारी कानून लगाया है। और किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए होना और 20 साल में जो भी करोड़ों का ट्रांजैक्शन होना क्या इस देश में अपराध है? पुलिस के तमाम अफसरान वो खुद अपने अकाउंट बैलेंस चेक कर ले, अपने अकाउंट के महीनों के ट्रांजैक्शंस चेक कर ले, उनके भी इससे कहीं ज्यादा ही होंगे। इसके अलावा हम बता दें, जैसे जिस दिन पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप, एक और बड़ा पुलिस के पास क्लेम है कि व्हाट्सएप ग्रुप में हिंसा की प्लानिंग हो रही थी, उनमें नोएडा में जो अनरेस्ट हुआ उसकी प्लानिंग हो रही थी, उन्होंने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले दिए हैं, लेकिन सत्यम किन व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूद थे पुलिस ने अभी तक ये नहीं बताया है। सत्यम सिर्फ एक ग्रुप में मौजूद थे जो उनका ऑफिशियल मीडिया ग्रुप था। उस ऑफिशियल मीडिया ग्रुप में कौन से ऐसे भड़काऊ मैसेज है, कौन सा ऐसा चैट है, कौन सी ऐसी फोटो वीडियो है जिससे आप ये साबित कर सके कि उस हिंसा का जो पूरा ठीकरा है वो सत्यम पे आपने मढ़ दिया। जैसे तमाम इंस्टीट्यूशंस के, तमाम अलग अलग न्यूज चैनल्स के हर जगह अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। आज आप यहाँ मीडिया के जितने भी साथी मौजूद हैं उनके भी अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, लेकिन क्या उस व्हाट्सएप ग्रुप का होना अपने आप में एनएसए लगाने के लिए काफी है आज देश में? तो आज ये हो रहा है। इसके बाद आकृति की बात करें तो आकृति जो 11 अप्रैल को गई थी वर्कर्स के प्रोटेस्ट की सॉलिडारिटी में, जहां की उनकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, वो पूरे प्रोटेस्ट में पीस की अपील कर रही थी। वो ये बात कर रही थी कि हमें अपने प्रोटेस्ट को बेहद ही शांतिपूर्वक, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से चलाना है। इस बात को करने के लिए आकृति के ऊपर भी रासुका का काला कानून लगाया गया है। आप आकृति की वो वीडियो भी देख सकते हैं, कई मीडिया चैनल्स ने उसे कवर भी किया है। साथ ही सूरज को कहेंगे वो आकृति की वो वीडियो चलाएं जो जिसमें वो प्रोटेस्ट में बात रख रही हैं। आकृति तो 11 तारीख की शाम से ही, 11 अप्रैल की शाम 7 बजे से ही पुलिस की हिरासत में है। फिर वो 13 तारीख को होने वाली हिंसा कैसे भड़का सकती है? इसके अलावा जब पुलिस के पास और कोई साक्ष्य और कोई सबूत नहीं थे तो उन्होंने कोर्ट में ये बताया कि आकृति अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप कौन से हैं? वो व्हाट्सएप ग्रुप कोई नोएडा के वर्कर्स के व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। आकृति किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है जो नोएडा और नोएडा के वर्कर्स का व्हाट्सएप ग्रुप हो। आकृति अलग अलग आर्टिस्ट के व्हाट्सएप ग्रुप में है, स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में है, वो कुछ इंटेलेक्चुअल्स के व्हाट्सएप ग्रुप में है। लेकिन आप इसको बिना बता के उनके ऊपर एनएसए लगा रहे हैं, ये कितना हास्यास्पद है और मतलब शर्मनाक है इस देश में, मतलब लोगों के लिए, कि आज स्टूडेंट्स का उनके व्हाट्सएप ग्रुप में होना, पुलिस इसके लिए उनके ऊपर बिना एविडेंस के उनको जब तक चाहे जेल में रख सकती है। और सबसे बड़ी बात, सत्यम और आकृति तमाम जो 7 एक्टिविस्ट इस वक्त पुलिस की जुडिशियल कस्टडी में है, उन 7 एक्टिविस्ट में से इन 2 लोगों पर एनएसए इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि 12 मई को इन दोनों लोगों की बेल की हियरिंग हुई। सुबह जिस बेल की हियरिंग में पुलिस ने कोई भी एविडेंस पेश नहीं किया, इसके बाद मजिस्ट्रेट को यह कहना पड़ा कि आप इनके खिलाफ कोई एविडेंस दिखाओ। बिना किसी एविडेंस के पुलिस को यह पता था इनको बेल मिल जाएगी, इनके बेल के ऑर्डर ग्रांट हो जाएंगे, इसलिए उसी दिन रात को 11 बजे आकृति के पिताजी के पास फोन आता है कि आकृति के ऊपर एनएसए लगा दिया गया है और डीएम की तरफ से इसकी मंजूरी दे दी गई है। तो ये क्या साफ नहीं है कि पुलिस इस वक्त बिना किसी सबूत, बिना किसी साक्ष्य के तमाम एक्टिविस्ट को जेलों में जो सड़ाने का षड्यंत्र है वो रच रही है। और एनएसए के तमाम मामलों में, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेके हाई कोर्ट के जज, बड़े लॉयर्स, तमाम जर्नलिस्ट तक ने जो
राजनीतिक विरोध की जो आवाज है उसको दबाया जा सके। जेलों में जो एक्टिविस्ट हैं, जो लोगों के हकों के लिए बोलने वाले लोग हैं, उनको जेलों में बंद किया जा सके बिना किसी साक्ष्य, बिना किसी सबूत के। और आज एक बार फिर यही किया जा रहा है। एनएसए के 79% मामले में जो अक्यूज रहे हैं उन पे कभी दोष साबित ही नहीं हो पाया है। तो इस पूरी चीज के खिलाफ ही मतलब आज हम लोग ये बात कर रहे हैं और ये सारे एविडेंस हमारे सामने है। पुलिस लगातार ही इन्वेस्टिगेशन के नाम पे शुरू से ही पुलिस का जो रवैया है वो बहुत ही सवालिया निशान खड़े करता है। जैसे पहले दिन से ही, चाहे वो 11 अप्रैल का अबडक्शन हो, उसके बाद अलग अलग जगहों पे जाके बिना किसी सर्च मेमो के, बिना किसी अरेस्ट वारंट के लोगों के घर पे सर्च करना हो, उनको वहां उनके घरों से उठा लेना हो, ये तमाम प्रक्रिया में पुलिस ने कहीं भी कोई कानूनी विधि का पालन नहीं किया है। यहां तक कि एफआईआर की कॉपी तक लेने के लिए लॉयर्स को 10-15 दिन के बाद उनको एफआईआर की कॉपी मिली, जो पहले दिन ही मिल जानी चाहिए थी। और उसके बाद भी आप देखेंगे जो तमाम एफआईआर हुई हैं, उन एफआईआर में लगातार सेक्शंस ऐड किए जा रहे हैं। आकृति, मनीषा और सृष्टि, इन तीनों लोगों को 12 अप्रैल को इनको बेल ग्रांट हो गई थी। लेकिन जैसे ही बेल ग्रांट हुई उसके बाद पुलिस ने उन पे नए सेक्शंस ऐड कर दिए और बताया कि क्योंकि अब इन पे नए सेक्शंस ऐड हुए हैं इसलिए इनकी बेल अब खारिज होती है और इनको वापस जुडिशियल कस्टडी में भेजना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन तमाम एक्टिविस्ट की पुलिस कस्टडी लेकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के नाम पे एविडेंस को फैब्रिकेट करने का काम किया है। चाहे वो आदित्य हो, रुपेश हो, सृष्टि, आकृति, मनीषा, इन तमाम लोगों को पुलिस कस्टडी के दौरान रात के 12 बजे 1 बजे अननोन जगहों पे ले जाया जाता है, जंगलों में, झाड़ियों में ले जाया जाता है और इनसे ये बोला जाता है कि आप डंडे उठाओ, आप केरोसिन का बॉटल उठाओ और आप चलो, हम आपकी वीडियो बनाएंगे। जब रुपेश इस बात से इनकार करते हैं तब उनके साथ बुरी तरह मारपीट की जाती है। कस्टडी में उनके साथ जिस तरह का बर्ताव किया जाता है वो बहुत ही भयंकर है। मतलब आप अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कल हियरिंग थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना और उन्होंने ये जजमेंट दिया कि इन लोगों को पुलिस कस्टडी ना ग्रांट की जाए और ये आगे जुडिशियल कस्टडी में इनसे जो भी पूछताछ होनी है वो पूछताछ हो। तो आप समझ सकते हैं जब इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है तो ये साक्ष्य बनाने के लिए, साक्ष्य बिठाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, तमाम तरीके की चालें चल रहे हैं। और जो ये बात कह रहे हैं कि इनका पूरा इन्वेस्टिगेशन बहुत ही फेयर है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और बहुत इम्पार्शियल है, उसकी सच्चाई मतलब हम लोग पहले दिन से ही देख रहे हैं। जब 13 अप्रैल को नोएडा में हिंसा हुई, उस हिंसा में कौन लोग शामिल थे, उस हिंसा का जिम्मेदार कौन है, इस बात की पड़ताल करने के लिए आपको इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। लेकिन आप शुरू से ही ये मान के चल रहे हो कि इस हिंसा का जिम्मेदार वर्कर्स है और वर्कर्स राइट के लिए लड़ने वाले एक्टिविस्ट हैं। आप ये अज्यूम करके कैसे चल सकते हो? आपका काम है फेयर इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन और इससे भी पहले पुलिस का काम ये था कि वो पूरे प्रोटेस्ट को रेगुलेट करती कायदे से। तो 10 साल से जो नोएडा के वर्कर्स का इंक्रीमेंट नहीं हुआ था उसके लिए पुलिस को एक रेगुलेटर का काम करना चाहिए था और मालिकों पे दबाव बनाना चाहिए था कि इनकी भाई वेजेस में इंक्रीमेंट हो। आज 10,000 11,000 में कोई गुजारा नहीं होता है। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि एफआईआर नंबर 163 में पुलिस ने ये तक लिखा है कि वर्कर्स की जो डिमांड है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनजस्टिफाइड है। एफआईआर नंबर 163 की वो लाइन आप यहाँ बोल्ड करके दिखा भी सकते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में, जो कि हम आज जानते हैं कि जब से इस देश में लगातार पिछले 10 सालों में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, एलपीजी क्राइसिस के बाद कौन सोच सकता है कि 10,000 में किसी परिवार का गुजारा होगा। लेकिन आज इस बात को करने के लिए कायदे से तो देखिए सरकार इतनी मजदूरों की हितैषी थी तो उनको खुद ब खुद बढ़ा देना चाहिए था मजदूरों का वेतन, लेकिन पिछले 10 सालों में वो नहीं बढ़ाया गया। और जब सड़कों पर करते हैं मजदूर तो बेहद मामूली बढ़ोतरी कर दी जाती है। 13,500 रुपए बढ़ाने के बाद वो ये दिखाते हैं कि उन्होंने काफी
मजदूरों के हक में काम किया है, जो कि आज भी हम जान रहे हैं कि जो बढ़ोतरी हुई भी है वो एकदम इनसफिशिएंट है, वो भी नाकाफी है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद पुलिस के पूरे रोल को जब क्वेश्चन किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेवल की कमेटी भी बनाई जाती है। उस मजिस्ट्रेट लेवल की कमेटी पहले ये अनाउंस करती है कि उनको कोई भी आकर हफ्ते भर के भीतर एविडेंस दे सकता है इस वायलेंस से रिलेटेड। कोई भी इंसान उनको साक्ष्य दे सकता है, वो साक्ष्य देने के लिए तैयार है। साक्ष्य देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। वो किसी भी तरह का साक्ष्य, चाहे वो वीडियो, ऑडियो, रिटन एविडेंस, कुछ भी आके दे सकता है। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि जब साक्ष्य लेकर लोग मजिस्ट्रेट के ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां सीधे तौर पर उनसे कहा जाता है कि हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम ये साक्ष्य नहीं ले सकते, और कोई भी एविडेंस, किसी भी एविडेंस की रिसीविंग उनको नहीं दी जाती है। जिस व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में पुलिस एक क्लेम करती है, एक व्हाट्सएप ग्रुप था रिचा ग्लोबल नोएडा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आदित्य और रुपेश थे। और आप सब लोगों को पता भी होगा कि रुपेश ने उस व्हाट्सएप ग्रुप में कभी कोई मैसेज ही नहीं किया। आदित्य ने जो मैसेजेस उस ग्रुप में किए थे वो सिर्फ शांति की अपील की मैसेज है और अपने प्रोटेस्ट को आगे बहुत ही सही तरीके से चलाना है, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से चलाना है, क्योंकि हम एक वाजिब लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात की थी। उस व्हाट्सएप ग्रुप में पुलिस ने ये कहा कि उसमें कई भड़काऊ मैसेज हैं, कई ऐसे मैसेज हैं जिससे हिंसा भड़क सकती थी। उस व्हाट्सएप ग्रुप की पड़ताल करने पे हमें ये पता चला कि जो हिंसा की बात कर रहा है उस ग्रुप में, वो कोई और नहीं, वो पुलिस के लोग हैं। 2 हमें ऐसे नंबर मिले जिस नंबर से इस तरह के प्रोवोकेटिव मैसेजेस आए थे। एक ऑडियो मैसेज था, जिस ऑडियो मैसेज में ये कहा जा रहा था कि मोदी आ रहा है, रोड जाम कर दो। जिस नंबर से वो मैसेज आया था वो नंबर डीसीपी विजय गुप्ता की ड्राइवर अनिल का था। अब ये सवाल ये उठता है कि वर्कर्स के ग्रुप में डीसीपी का ड्राइवर क्या कर रहा था और उसको आखिर ऐसे मैसेज करने की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरा नंबर जिससे गाड़ियों के जलने के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जा रहे थे, उस नंबर की जब हमने पड़ताल की, वो नंबर नोएडा फेज 142 पुलिस स्टेशन की एसआई बीना का नंबर था और वो 13 तारीख को वो सारे स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में शेयर कर रही थी। जब ये पूरी बातचीत जब हमने पब्लिक किया, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई, उसके बाद कई मीडिया चैनल्स ने इंडिपेंडेंटली भी इस पर काम किया और इस बात को साबित करने का काम किया कि उस दिन जो हिंसा हुई, क्योंकि कई लोगों ने ग्राउंड पर भी जाके वर्कर्स के इंटरव्यू लिए, आप कारवा का इंटरव्यू देख सकते हैं, आप बीटीसी का इंटरव्यू देख सकते हैं, उसमें वर्कर्स सीधा ये बात कर रहे हैं कि ये जो पूरी हिंसा हुई है उसको भड़काने के पीछे पुलिस का हाथ था। और मदरसन कंपनी में जो नाइट शिफ्ट थी, वो नाइट शिफ्ट खत्म होने के बाद वर्कर्स को बाहर नहीं आने दिया जा रहा था, लगातार उनसे बोला जा रहा था बाहर जाओगे, काम करोगे। बाहर भी सुबह के शिफ्ट के वर्कर्स इकट्ठा हो रहे थे और काफी टेंशन क्रिएट करने का काम खुद पुलिस ने किया। जब ये सारी चीज हमने लोगों के सामने रखी और अलग अलग मीडिया चैनल्स ने रखी, तब पुलिस इसमें ये बताने की बजाय कि इसमें गलत क्या है, ये फैक्चुअली कहां गलत है, इसमें कुछ ऐसा नहीं बताया गया, लेकिन सीधे उन तमाम लोगों पे एफआईआर कर दी गई। जनसत्ता में ऐसा ही वीडियो इंटरव्यू किया था कुछ रिपोर्टर्स ने। आपको बता दें, जनसत्ता एक्सप्रेस ग्रुप पे यूपी पुलिस ने एफआईआर कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि उस वीडियो में क्या गलत है। क्या आज हम सही फैक्ट नहीं रख सकते? क्या आज यूपी पुलिस इस पूरे सवाल के घेरे से बाहर हो गई है? क्या पुलिस पे क्वेश्चन करना गलत है, जबकि तमाम साक्ष्य कुछ और कह रहे हैं? जिन लोगों पे आपने हिंसा का आरोप लगाया है, उनकी ऐसी वीडियो मौजूद है कि वो शांति की अपील कर रहे हैं। वही हाँ, और वही दूसरी तरफ मतलब तमाम ऐसे इंडिविजुअल जो फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप है, लोगों को उनको भी बैन किया जा रहा है। आपको बता दें, बिगुई का पेज, कारवा का फेसबुक पेज, उसको बैन कर दिया गया, ये बताते हुए कि आप गलत खबरें चला रहे हो। इसमें गलत क्या गलत है, ये कहीं भी यूपी पुलिस बताने की जरूरत नहीं समझ रही है।
मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया गया और ऐसे कई और लोगों के नंबर्स ब्लॉक कर दिए गए। तो मतलब इस वक्त हम समझ सकते हैं कि पुलिस बिना कोई साक्ष्य, बिना किसी गवाह, बिना मतलब इनका इन्वेस्टिगेशन किस चीज पे आधारित है? आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है लोगों को अक्यूज बताने के लिए, आप किसी पर भी एनएसए लगा सकते हो। और मतलब आपको बता दें, जैसे मेरे जैसे ही तमाम बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो लोगों के राइट्स के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं, ऐसे सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उन सब लोगों के नाम पुलिस ने अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने तमाम एफआईआर से लेके एनएसए के डॉक्यूमेंट्स में दर्ज किए ताकि कभी भी उनको उठाया जा सके। पूरे इस जो वर्कर्स का मूवमेंट है, जो लेबर राइट्स के लिए होने वाला मूवमेंट है, उसको क्रिमिनलाइज किया जा सके। आगे से लोग ये क्वेश्चन ही ना कर सके कि भाई आज क्यों बढ़ती महंगाई के साथ हमारा वेतन नहीं बढ़ रहा है, हमारे पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा डबल रेट के साथ ओवरटाइम का भुगतान क्यों नहीं कर रहा है, क्यों फैक्ट्री में कोई लेबर लॉ लागू नहीं हो रहा है। ये सारे सवाल ही ना उठ खड़े हो। इसीलिए ये सरकार ऐसे एग्जाम्पल सेट करना चाहती है और ये इनका पुराना पैटर्न रहा है, ये आज का पैटर्न नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट के तमाम इस तरह के प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज करने का इनका पैटर्न है, चाहे वो सीएनआरसी हो, भीमा कोरेगांव हो, इन तमाम जगहों पे इन्होंने कभी पाकिस्तान से लिंक बता के, कभी अर्बन नक्सल बता के, कभी यहाँ तक कि ये कुछ भी बोल सकते हैं, ये बता सकते हैं कि आप लेफ्ट आइडियोलॉजी से थे, इसीलिए आपके ऊपर एनएसए लगा दिया गया, आपको तमाम एफआईआर में घसीटा जा रहा है। तो इस देश में आज आइडियोलॉजी, लेफ्ट आइडियोलॉजी का होना मतलब आप अपराध कर रहे हो, आप अपराधी हो। आप भगत सिंह की बात कर रहे हो तो आप अपराधी हो। तो ये आज जो हो रहा है, इसको अगर आज हम होने देते हैं तो कल को वो दिन दूर नहीं है जब आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे ऊपर भी एनएसए लगाया गया, यूएपीए लगाया गया, हम भी जेलों के भीतर सड़ रहे हैं बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी गवाह के। हम जो सच बोलने वाले लोग हैं और तमाम देश भर में ये अलग अलग एक्टिविस्ट, अलग अलग जर्नलिस्ट इस पूरी चीज को झेल भी रहे हैं। नोएडा के इस पूरे प्रोटेस्ट में जिन वर्कर्स को बंद किया गया, उन वर्कर्स को किस बिना पर उठाया गया उनको नहीं पता। 16 साल के बच्चों को, दो ऐसे लोग हैं जो 16 साल के छोटे बच्चे हैं, वो भी जेल में सड़ रहे हैं इस वक्त। उनके ऊपर क्या आरोप है पुलिस अब तक नहीं बता पा रही है। तो इस पूरी चीज को लेकर मतलब आज हम चाहते हैं कि इस पूरे मसले की सही से जांच होनी चाहिए। हमें यूपी पुलिस की जांच पे तो रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जो जो सवाल हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो एनएसए लगाए जाना हो और इससे पहले भी जो तमाम कार्रवाइयां यूपी पुलिस द्वारा हुई है, वो कहीं से भी फेयर, कहीं से भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। हम इस पूरे मामले की हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करते हैं और मांग करते हैं कि सही में जो हिंसा के पीछे जो लोग थे उनकी पड़ताल होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। और जो पुलिस ऑफिसर्स इस पूरे मसले में जिन्होंने बेहद ही फर्जी तरीके से लोगों को इम्प्लिकेट करने का काम किया है, उनके खिलाफ लगातार जो इलीगल कार्रवाइयां की है, उनको भी, उनके ऊपर भी सजा होनी चाहिए, उनको भी इस पूरी चीज का दोषी ठहराया जाना चाहिए।